गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पंडित रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर कर लिया था। उसके बाद में इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट आपका बचता है CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आज हम लोगों को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझना है। इसके बाद में लगभग हमारा 90% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बच्चों, यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पिछले साल जो 2023 का पेपर था उसमें ये आया भी था 4 अंक का। तो इसलिए इसको आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, इसके पॉइंटों को आप समझ लीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक एच बैथ। किसने प्रतिपादन किया था इसका? एच बैथ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक एच बैथ ने। इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम लोग प्रकाश डालते हैं कि वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्या क्या। देखिए, पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया था। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जो संयोजी बंध सिद्धांत था उसका खंडन किया। संयोजी बंध सिद्धांत ये कहता था कि उपसय संयोजी यौगिकों के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु के पास में खाली ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंडों के पास में इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं, जिनकी ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग से उपसय संयोजी बंध का निर्माण होता है। जबकि इस सिद्धांत का क्या मानना है? ये सिद्धांत ये कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन लिगेंडों से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। मतलब यह सिद्धांत ये कहता है कि लिगेंड केवल 2 ही प्रकार के संभव हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग लिगेंड कितने प्रकार के संभव? केवल 2 ही प्रकार के लिगेंड संभव। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड केवल 2 ही प्रकार के संभव हैं। एक तो होता है ऋणावेशित, एक ऋणावेशित होता है बच्चों, और एक कौन सा होता है? उदासीन। ये 2 प्रकार के लिगेंड मानता है। ये सिद्धांत कहता है लिगेंड केवल 2 ही प्रकार के संभव है। एक तो होता है ऋणावेशित और एक कौन सा होता है? उदासीन। अच्छा, ये सिद्धांत जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उनको ऋणात्मक बिंदु मानता है। ऋणावेशित लिगेंड को ऋणात्मक बिंदु मानता है, जबकि जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनको ये बिंदु द्विध्रुव मानता है। क्या मानता है? बिंदु द्विध्रुव। फिर से समझ लीजिए, इस सिद्धांत का सबसे पहला पॉइंट यही है कि लिगेंड केवल 2 ही प्रकार के संभव है। लिगेंड केवल 2 ही प्रकार के संभव है, एक तो ऋणावेशित, दूसरा उदासीन। तो जो ऋणावेशित लिगेंड हैं उनको इसने ऋणात्मक बिंदु आवेश मान लिया है, जबकि उदासीन लिगेंड को बिंदु द्विध्रुव माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड केवल 2 ही प्रकार के संभव हैं, एक तो ऋणावेशित और दूसरा उदासीन। ऋणावेशित लिगेंड को ऋणात्मक बिंदु आवेश माना गया है, जबकि उदासीन लिगेंड को बिंदु द्विध्रुव माना गया है। उदासीन लिगेंड को क्या माना गया? बिंदु द्विध्रुव माना गया। इसके बाद में अगला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट में क्या बताया गया? इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड केवल 2 ही प्रकार के संभव हैं, एक तो ऋणावेशित और दूसरा उदासीन। ऋणावेशित लिगेंड को ऋणात्मक बिंदु आवेश माना गया है, जबकि उदासीन लिगेंड को बिंदु द्विध्रुव माना गया। इसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है बच्चों? अगला पॉइंट इन्होंने बताया है कि सेकंड पॉइंट में ये बताया है कि धातु अथवा धातु आयन के पास में क्या होता है? धातु अथवा धातु आयन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, और लिगेंड ये 2 ही प्रकार के मानता है, या तो ऋणावेशित या फिर
उदासीन। तो ऋणावेशित लिगेंड के पास में ऋण आवेश होता है, या उदासीन लिगेंड के पास में ऋण और धन दोनों आवेश होता है। तो ये दूसरा पॉइंट ये बताता है कि मेटल मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। ये सिद्धांत ये मानता है कि केंद्रीय धातु आयन अथवा परमाणु तथा लिगेंडों के मध्य वैद्युत स्थैतिक अन्योन क्रिया होती है। वैद्युत स्थैतिक अन्योन क्रिया द्वारा ये एक दूसरे से जुड़कर उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से एक बार समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन बिंदु ऋणावेशित बिंदु आवेश अथवा उदासीन बिंदु से वैद्युत स्थैतिक अन्योन क्रिया द्वारा जुड़कर उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, तीसरे पॉइंट में ये बताया गया कि उपसय संयोजी यौगिकों के निर्माण में डी ब्लॉक की मेटल पार्टिसिपेट करते हैं। जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं वो उपसय संयोजी यौगिक बनाती हैं। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि अगर डी ब्लॉक की मेटल उपसय संयोजी यौगिक बना रही तो उसमें डी उपकोष होगा, और यदि डी उपकोष है तो उसमें डी उपकोष में डी कक्षक भी होंगे। तो यदि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, और यदि उन 5 कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हैं? समान। यदि उन 5 कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हैं? समान, तो उन्हें हम अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। तो यही अगला पॉइंट है। ये कहता है कि जो आपकी मेटल है, जो मेटल है, मेटल के डी उपकोष, मेटल के डी उपकोष, मेटल के डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। कितने बच्चों? 5 डी कक्षक होते हैं। और जब इन कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं बच्चों, जब इन कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। जब इन कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी होती हैं? समान, तो ये सभी बच्चों साथ साथ रहते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षकों की अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं। जब इन कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। अच्छा बच्चों, इनका नाम तो आपको पता ही होगा। इन कक्षकों का नाम क्या होता है? इन कक्षकों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नाम जैसे मान लीजिए इसका DXY, तो इसका DYZ, इसका DZ², इसका DX² - Y², और इसका DXZ। तो 5 कक्षकें होती हैं डी उपकोष में। डी उपकोष में किसी भी धातु के डी उपकोष में 5 कक्षकें होती हैं। किसी भी धातु के डी उपकोष में कितनी कक्षकें होती हैं बच्चों? 5 कक्षकें होती हैं। और जब इन कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, तो इन्हें हम लोग अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। जब डी कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी होती हैं? समान, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया था कि डी उपकोष के 5 कक्षकों की ऊर्जाएं यदि समान है तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। इसके बाद में आगे समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई उपसय संयोजी, चौथा पॉइंट समझिए, चौथा पॉइंट समझिए। होता क्या है कि जैसे कोई उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु होती है वो कहाँ होती है? बिल्कुल बीच में होती है। केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ होती है? बीच में। ये चारों तरफ से लिगेंडों द्वारा घिरी होती है। केंद्रीय धातु परमाणु होती है बीच में,
और ये चारों तरफ से किसके द्वारा घिरी होती है? लिगेंडों द्वारा घिरी होती है। उपसय संयोजी यौगिक के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु बिल्कुल आपकी मिडिल में होती है और ये चारों तरफ से लिगेंडों द्वारा घिरी होती है। बच्चों यदि लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र, लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र या उत्पन्न किया गया क्षेत्र कैसा है? सममित है, सिमेट्रिकल है। कैसा है? सममित है यानी सिमेट्रिकल है। तो इसकी डीजेनरेसी, इस मेटल की डीजेनरेसी यानी अपभ्रष्ट अवस्था बनी रहती है। समझो जरा, यदि लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र कैसा है? सममित है। कैसा है? सममित है, सिमेट्रिकल है। तो इस मेटल की डीजेनरेसी बनी रहती है यानी अपभ्रष्ट अवस्था इसकी बनी रहती है, यानी ये पांचों कक्षक एक साथ बने रहते हैं। फिर समझ लीजिए, यदि लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र, यदि लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित है, सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो इस मेटल की डीजेनरेसी, इस मेटल की डीजेनरेसी यानी अपभ्रष्ट अवस्था बनी रहती है। क्या होता है? बनी रहती है। परंतु होता क्या है? नंबर 5वां, अधिकांश संकुलों में जितने भी आपके अधिकांश संकुल हैं उनमें लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर असममित होता है। लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर असममित होता है। तो जब लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर असममित होता है तो इन डी कक्षकों का दो अलग अलग ऊर्जा स्तर में विभाजन हो जाता है। ये डी कक्षके दो अलग अलग ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम लोग डी डी विपाटन कहते हैं। बच्चों यदि लिगेंडों द्वारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा डी उपकोष, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 डी कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 कक्षक। अभी ये सभी एक साथ में, अभी ये सब एक साथ में, ये मान लो किसी मेटल के डी उपकोष के 5 डी कक्षक हैं। अभी ये सब साथ में। अब इस मेटल से ये विलगित गैस, ये जो धातु है ये विलगित धातु परमाणु है। विलगित मतलब अभी इससे कुछ नहीं जुड़ा है, और जब तक धातु अथवा धातु आयन से कोई लिगेंड नहीं जुड़ेगा तब तक उसके पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं समान होंगी। समझ लीजिए, ये विलगित धातु परमाणु है, अर्थात इस धातु परमाणु से अभी कोई भी लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब धातु परमाणु से कोई भी लिगेंड नहीं जुड़ा होगा तो उसे विलगित धातु परमाणु कहेंगे, और इस पोजीशन पर उसके सभी लिगेंडों की ऊर्जाएं, सभी कक्षकों की ऊर्जाएं कैसे होंगी? समान होंगी, अर्थात वो सभी साथ साथ होंगे। इस अवस्था को हम लोग अपभ्रष्ट अवस्था कहते हैं। तो ये क्या है? अभी इससे जुड़ने कोई भी नहीं आया, ये विलगित गैसीय परमाणु है, अर्थात इनके पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हैं? बराबर। परंतु जैसे ही इससे जुड़ने लिगेंड आते हैं, और लिगेंड जब जुड़ने आएंगे तो मैंने बताया ना, अधिकांश संकुलों में लिगेंडों के द्वारा घेरा गया क्षेत्र कैसा होता है? असममित होता है। तो जब इससे जुड़ने लिगेंड आएंगे, जब इससे जुड़ने जाएंगे लिगेंड आएंगे तो इसकी डीजेनरेसी जो थी वो समाप्त हो जाएगी। डीजेनरेसी इसकी क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा? कुछ कक्षकों की ऊर्जाएं एकदम से बढ़ जाएंगी, कुछ कक्षकों की ऊर्जाएं एकदम से बढ़ जाएंगी। तो जो बढ़ जाएंगी वो अलग हो जाएंगी, वो तो इनका साथ छोड़ देंगे। तो आप देखोगे कुछ कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, उनका एक अपना अलग समुच्चय हो जाता है। कुछ कक्षकों की ऊर्जाएं एकदम से बढ़ जाती है, उनका एक अलग समुच्चय हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों Eg, और इसको हम बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G। तो क्या होता है? जब लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर असममित होता है, जब लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर असममित होता है तो डी कक्षकों का दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजन हो जाता है। जब लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर असममित होता है तो डी कक्षकों का दो अलग अलग समुच्चयों में विभाजन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डी डी विपाटन कहते हैं।
डी डी विपाटन यानी डी डी स्प्लिटिंग कहते हैं, डी डी विपाटन कहते हैं या डी डी स्प्लिटिंग कहते हैं। बच्चों दो अलग अलग समुच्चय, मतलब एक तो ये हो गया Eg और एक हो गया बच्चों ये T2G। तो ये Eg का मतलब क्या है? Eg का मतलब है बच्चों डबली डी जनरेट। Eg का मतलब क्या है? Eg का मतलब क्या है? डबली डी जनरेट, मतलब ये जो दो कक्षके हैं ये डी जनरेट मतलब इन दोनों की ऊर्जाएं समान है। और ये T2G मतलब ट्रिपली डी जनरेट। ट्रिपली डी जनरेट का मतलब इन तीनों की ऊर्जाएं कैसी हैं? समान है। तो इनमें ये बंटवारा किस लिए हुआ है? क्योंकि इनकी ऊर्जा से इतनी अंतर के बराबर की ऊर्जा इनकी अधिक है, यानी इन दोनों कक्षकों में इतनी ऊर्जा का अंतर है। ये ऊर्जा अंतर होता है और इसे हम लोग कहते हैं CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं है तो ये डीजनरेट कब तक रहते हैं? जब तक लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, तब तक ये कक्षक, पांचों कक्षक डीजनरेट रहते हैं। परंतु लिगेंडों द्वारा, अधिकांश संकुलों में लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर कैसा होता है? असममित होता है। और जब असममित हो जाता है तो इनकी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है, और डीजनरेसी समाप्त होने के पश्चात ये दो अलग अलग समुच्चयों में बढ़ जाती हैं। तो एक समुच्चय हो जाता है Eg, एक हो जाता है T2G। Eg का मतलब है डबली डीजनरेट, मतलब इन दो कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हैं? समान है। और ट्रिपली डीजनरेट मतलब इन कक्षकों की ऊर्जाएं कैसी हैं? समान है। बच्चों इस जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इनका नाम लिखा था, इसका नाम हमने लिखा था DXY, इसका लिखा था DYZ, इसका DZ², इसका लिखा था DX² माइनस Y², इसका DXZ लिखा था। तो बच्चों ये जो विपाटन हुआ है, तो विपाटन के पश्चात आप देखोगे ये वाले दोनों कक्षक, कौन से? विपाटन के पश्चात बच्चों ये वाले दोनों कक्षक, ये वाले दोनों कक्षक कहाँ चले जाते हैं? Eg समुच्चय में। यानी Eg समुच्चय में कौन सा आ जाएगा? DX² माइनस Y² और DZ²। ये कहाँ आ जाते हैं? Eg में। जबकि T2G में कौन रहता है? T2G में रहता है DXY, DYZ एंड DXZ। ये रहते हैं बच्चों किसमें? T2G में। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब ये इन दोनों का जो भी अंतर की इन दोनों कक्षकों के या इन दोनों समुच्चय के कक्षकों के बीच जो ये ऊर्जा अंतर आया है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। बच्चों यदि लिगेंड से, यदि मान लीजिए कोई मेटल है, धातु आयन, और धातु आयन से जुड़ने 6 लिगेंड आते हैं। यदि धातु आयन से जुड़ने कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड जुड़ने आते हैं। अगर धातु आयन से जुड़ने 6 लिगेंड आते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? अष्टफल की। तो 6 लिगेंड आते हैं और वो कैसी, मतलब इसके चारों ओर सममित ना होकर असममित स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सममित स्ट्रक्चर ना होकर जब असममित होगी तो इसका विभाजन हो जाएगा, विपाटन हो जाएगा, डी विपाटन हो जाएगा। भाई जब चारों ओर से घेरा गया क्षेत्र सममित ना होकर असममित होता है तो डी विपाटन हो जाता है। तो इसका डी विपाटन हो जाएगा। डी विपाटन मतलब दो कक्षकें आपकी Eg समुच्चय में चले जाएंगे, 3 कक्षकें T2G समुच्चय में चले जाएंगे। तो इसके बीच का जो ऊर्जा अंतर होगा उससे हम लोग कहेंगे डेल्टा O। डेल्टा O मतलब ऑक्टाहाइड्रल का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा O से। वैसे ये जो यहाँ पर अंतर है इसको CFSE या डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा से। मतलब डी कक्षकों का दो अलग अलग समुच्चयों में विभक्त होने के पश्चात जो ऊर्जा अंतर होता है उसे CFSE कहते हैं और डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब जब ये इस प्रकार की स्प्लिटिंग अष्टफलकी संकुलों में होती है, अष्टफलकी संकुल का मतलब है जिन संकुलों में मेटल से 6 लिगेंड जुड़ते हैं
उनको अष्टफलकी संकुल कहते हैं। तो जब ये अष्टफलकी संकुल में हम देखते हैं, अष्टफलकी संकुल में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम लोग डेल्टा ओ से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों चतुष्फलकी में, मतलब जब मेटल से जुड़ने 4 लिगेंड आते हैं तो चतुष्फलकी होता है, तो चतुष्फलकी में जो अंतर होता है उसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टी से। तो कहने का मतलब है कि अगर अष्टफलकी संकुल है तो अष्टफलकी संकुल में CFSE को हम लोग बच्चों अष्टफलकी में, अष्टफलकी संकुलों में CFSE को हम लोग डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं, और चतुष्फलकी संकुलों में CFSE को हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी से। बच्चों इसमें एक संबंध भी होता है डेल्टा टी और डेल्टा ओ में, तो वो भी इसके अगले पॉइंट में बताया गया है। अगले पॉइंट में ये बताया गया किसी धातु आयन के लिए डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 इंटू डेल्टा ओ। डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, ये होता है। अच्छा बच्चों एक चीज और देख लीजिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक चीज और, जैसे ये मान लीजिए आपका, ध्यान देना, डी कोष में 5 कक्षक होते हैं। एक बार और अच्छे समझ लीजिए, डी कोष में क्या कक्षक होते हैं बच्चों? 5। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब मान लीजिए इससे जुड़ने मान लीजिए लिगेंड आ रहे हैं और वो सम्मित ना होकर असम्मित क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनका विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका विभाजन हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा बच्चों? विभाजन। सॉरी, देखो ऐसा है, टेट्राहाइड्रल में अभी तो अष्टफलकी की बात कर रहे हैं, तो इनका विभाजन हो जाता है। तो बच्चों क्या होता है, ये पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं बैरो सेंटर। क्या कहते हैं? बैरो सेंटर। बैरो सेंटर से इतनी एनर्जी इनके ऊपर हो गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है 4dq। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6dq। टोटल कितना होता है? 10dq। टोटल कितना होता है? 10dq। ये -4 में होती है, ये +4 में होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें अंतर देखते हैं। ओके, बच्चों होता क्या है, अष्टफलकी संकुलों की बात करें अगर हम अष्टफलकी संकुलों में, तो अष्टफलकी संकुलों में प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में विपाटन कुछ और होता है और दुर्बल लिगेंडों में विपाटन कुछ और होता है। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये आपका डी कक्षक है 5। बच्चों 6 पॉइंट उसके लिए हमने बता दिए हैं आपको। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के लिए हमने आपको 6 पॉइंट बता दिए हैं। पेपर में आ जाए तो उन्हीं 6 पॉइंटों को आपको लिखना है जो हम बता चुके हैं। अब इसके बाद में ये हम बात कर रहे हैं अष्टफलकी संकुलों में विपाटन और चतुष्फलकी संकुलों में विपाटन। तो इसको भी हमें समझाना ना, अष्टफलकी संकुलों में किस प्रकार से विपाटन होता है और चतुष्फलकी संकुलों में विपाटन किस प्रकार से होता है। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे अष्टफलकी संकुलों में। तो बच्चों अष्टफलकी संकुलों में जैसे मान लीजिए कोई मेटल आयन है, ये हमारा कोई भी मेटल आयन है, उसमें 5 ये डी कक्षक हैं।
अब मान लीजिए इससे जुड़ने 6 लिगेंड आ रहे हैं, अष्टफलकी का मतलब 6 लिगेंड आएंगे तभी अष्टफलकी संकुल बनेगा, तो इससे 6 लिगेंड आ रहे हैं और वो 6 लिगेंड कैसे हैं, प्रबल हैं। तो यदि 6 के 6 लिगेंड कैसे हैं, प्रबल, अगर सभी लिगेंड कैसे हैं, प्रबल, तो स्प्लिटिंग आप देखोगे बहुत ज्यादा होती है, कुल मिलाकर विभाजन बहुत ज्यादा होता है। आप देखोगे कि इसमें विभाजन बहुत ज्यादा हो जाता है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है। और यदि स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ये Eg है और ये T2G है। यदि कैसा है, यदि लिगेंड कैसा है, प्रबल, तो ये प्रबल लिगेंड क्षेत्र में होगा, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में। अष्टफलकी संकुलों के प्रबल लिगेंड क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होती है। दुर्बल में क्या होती है, स्प्लिटिंग कम होती है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होती है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होती है। तो बच्चों ये याद रखने वाली बात है कि यदि हम किसी अष्टफलकी संकुल की बात कर रहे हैं और अष्टफलकी संकुलों में, यदि अष्टफलकी संकुलों में प्रबल, मान लीजिए मेटल से जुड़ने प्रबल लिगेंड आ रहे हैं, सभी लिगेंड कैसे हैं, प्रबल, तो आप देखोगे वहां पर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने सभी लिगेंड कैसे हैं, प्रबल, प्रबल लिगेंड जुड़ने आ रहे हैं, तो वहां पर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने दुर्बल लिगेंड आ रहे हैं, दुर्बल लिगेंड आ रहे हैं, तो आप देखोगे वहां पर स्प्लिटिंग कम होगी। तो बच्चों ये तो हो गया अष्टफलकी संकुलों के लिए, किसके लिए हो गया बच्चों, ये हो गया अष्टफलकी, अष्टफलकी संकुलों के लिए, अष्टफलकी संकुलों के लिए। ये तो अष्टफलकी संकुलों के लिए हम लोगों ने बात कर ली। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ यहीं पर हमें देखना है चतुष्फलकी संकुलों के लिए। तो आओ चलो चतुष्फलकी संकुलों के लिए देखकर ये टॉपिक हम अपना यहीं पे क्लोज करते हैं। तो देखिए चतुष्फलकी संकुलों की अगर बात कर ली जाए तो बच्चों चतुष्फलकी संकुलों में क्या होता है, जैसे ये डी कोई धातु आयन है, धातु आयन में डी कोष में ये डी कक्षक है। अब चतुष्फलकी संकुलों में मेटल या धातु आयन से जुड़ने 4 लिगेंड आएंगे। कितने लिगेंड आएंगे, 4 लिगेंड आएंगे। तो जब 4 लिगेंड आते हैं तो इसकी स्प्लिटिंग कुछ, और चारों लिगेंडों द्वारा घेरा गया क्षेत्र असममित होना चाहिए। तो यदि असममित है तो इसकी स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इस बार क्या होगा बच्चों, आप देखोगे कि जो 3 कक्षक हैं इनकी एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी और 2 कक्षकों की एनर्जी वही पहले जैसी रहेगी। मतलब इस बार T2 वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा और E वाला पार्ट नीचे रह जाएगा। मतलब वही आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये नीचे रहेंगे, जबकि dxy, dyz और dxz इनकी एनर्जी बढ़ जाती। प्रश्न है क्यों बच्चों, अभी आपने देखा ये तो चतुष्फलकी के लिए, जबकि ये चतुष्फलकी के लिए, कंडीशन किसके लिए है, चतुष्फलकी के लिए। बच्चों चतुष्फलकी के लिए कंडीशन, अगर यहीं पे हम अष्टफलकी की बात कर लें बच्चों, अष्टफलकी में आप देखते हो यही इसी में देख लीजिए। अष्टफलकी में बच्चों होता क्या है, अष्टफलकी में ऊपर जाता है आपके कौन से, ये dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये ऊपर जाते हैं, Eg समुच्चय। और इसमें क्या होता है, नीचे कौन से आते हैं, नीचे आते हैं आपके dxy
DYZ एंड DXZ, ये आते हैं T2G में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। जो हमारे चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, कौन से संकुल? चतुष्फलकीय जो भी संकुल होते हैं, जो चतुष्फलकीय संकुलों में आप देखोगे कि ये 3 कक्षक जो है DXY, DYZ, DXZ, इनकी ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं किसकी तुलना में? DX2, Y2 और DZ2 की तुलना में। आप देख रहे हो कि जो चतुष्फलकीय होते हैं, चतुष्फलकीय जो होते हैं, सॉरी, आप देखोगे जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहाइड्रल जो होते हैं, चतुष्फलकीय बच्चों, जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें आप देखते हो, चतुष्फलकीय संकुलों में क्या देखते हो आप? चतुष्फलकीय संकुलों में देखते हो कि ये जो DXY है, DYZ है, DXZ जो है, इनकी एनर्जी हाई होती है जबकि इनकी एनर्जी लो होती है। और अष्टफलकीय संकुलों में आप देखते हो कि DX2, Y2 और DZ2 की एनर्जी हाई होती है जबकि DXY और DYZ और DXZ की एनर्जी लो होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? इस चीज को जानने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि आखिरकार क्यों चतुष्फलकीय संकुलों में इनकी एनर्जी हाई होती है, इनकी एनर्जी लो होती है, और क्यों अष्टफलकीय संकुलों में इनकी Eg की एनर्जी हाई होती है और इनकी एनर्जी लो होती है। इसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये काफी बृहद चीज है, इसको समझाने के लिए काफी बड़ा वीडियो बनेगा। तो उस वीडियो को बनाने के लिए अभी समय का अभाव है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तब तक आपको ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के लिए हमने जो वीडियो बनाया था, इसको आप देखिए, तैयार कीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आपके हमने टोटल 3 सिद्धांत पढ़ा दिए। एक तो वर्नर थ्योरी पढ़ाई थी, एक VBT पढ़ाई थी, आज क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी पढ़ा दिया। ये 3 सिद्धांत में से एक सिद्धांत यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इन तीनों सिद्धांतों को आप बारी बारी से देखिए, समझिए, और इससे सीख कर आप लोग अच्छे प्रकार से यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये सिद्धांत आप लिख पाओगे। इसलिए इन तीनों सिद्धांतों को बार बार देखिए। रही बात इनकी, तो इनके लिए हम कोई नया वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे और इसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये सिखा पाएँ कि चतुष्फलकीय संकुलों में इनकी ऊपर क्यों होती है एनर्जी, मतलब इनकी हाई क्यों होती है, और अष्टफलकीय में इनकी हाई क्यों होती है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।